स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 14 ट्रायल बैलेंस एंड एरर। इससे पहले आप लोग लेजर पढ़ चुके हैं। लेजर में भी आप लोगों को ट्रायल बैलेंस लास्ट क्लास में मैंने जो है ट्रायल बैलेंस के बारे में थोड़ा बहुत बताया था आपको। इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में, और ट्रायल बैलेंस के साथ क्या लगा, ट्रायल बैलेंस एंड एरर है। तो लास्ट क्लास में बच्चों मैंने बताया था कि ट्रायल बैलेंस बनाने का रीजन क्या है, ताकि हम क्या कर सके, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर सके। और अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक, भाई जाहिर सी बात है ना, वी आर ह्यूमन बीइंग और गलतियां ह्यूमन बीइंग से ही होती हैं, और उस गलतियों को रेक्टिफाई करना ही हमारा काम होता है। तो वही है कि किस तरह से आपको एरर मिलता है उसको किस तरीके से ठीक करना है, वो इस चैप्टर में आप सीखेंगे। तो सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस को फिर से रीस्टार्ट करते हैं, जो बात थोड़ा बहुत बताया था वो हेल्प होगा आपके लिए। यहाँ पे भी जो है थोड़ा सा उसको ट्रायल बैलेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद एरर्स पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो देखिए मीनिंग वहां पे मैंने लास्ट क्लास में अलग मीनिंग लिखवाया था, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। डेफिनेशन कई सारे राइटर्स ने अलग अलग जो है अपना दिया है। ये प्रोफेसर कार्टिक के द्वारा ये डेफिनेशन दिया गया है, आपकी बुक में भी ये मिल जाएगा आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस टेकन आउट फ्रॉम लेजर। ट्रायल बैलेंस क्या है, लास्ट मैंने बताया था ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है, लिस्ट है, जो भी कह लीजिए। ये मत सोचिएगा सर आप तो लिस्ट कह रहे हो, उस दिन आप स्टेटमेंट कह रहे थे, ऐसा नहीं। देखिए दोनों का मतलब है, या स्टेटमेंट कह लीजिए या लिस्ट कह लीजिए, ठीक है। ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस क्या है, लिस्ट है किस चीज का, जो आपके लेजर से डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हमको रिसीव हुआ था, उसी को ये क्या करता है, एक प्रॉपर तरीके से समराइज करता है। अगर हम ये कहें कि ट्रायल जो है ट्रायल बैलेंस जो है समरी है, किसका, समरी ऑफ ऑल लेजर अकाउंट। तो अब लेजर की बात करें, वो लेजर देखिए कितना बड़ा चला गया था, कई सारे अकाउंट थे, कई पन्नों पे उसको बनाया गया था। तो अब सबका बैलेंस एक ही पेज पे और एक ही मतलब फॉर्मेट में उतारने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और उसको हम समरी भी कहते हैं। तो इसलिए क्या गया, ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ, लिस्ट है किसका, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस टेकन आउट फ्रॉम लेजर, लेजर से जो मिलता है। और बच्चों मैंने एक चीज और बताया था आपको कि अगर कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग जैसे कि सब्सिडरी बुक को यूज करते हैं जर्नल को ना यूज करके, तो अगर कैश बुक मेंटेन करते हैं, तो मैंने आपको वहां पे बताया था कैश बुक क्या है, कैश बुक आपका जो है ओरिजिनल बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है, साथ ही साथ प्रिंसिपल बुक भी है, ठीक है। यानी कि वो अगर आप कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो आपको कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा अलग से, उसी से आपका काम चल जाएगा। तो वही बोल रहा है उसके आगे, इट आल्सो इंक्लूड द बैलेंस, यहां पे तो सारे अकाउंट का तो आ गया था बैलेंस, और इट आल्सो इंक्लूड द बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक टेकन फ्रॉम द कैश बुक, ठीक है। ये क्या है कि जो कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस उसको भी इंक्लूड करता है, क्योंकि कई सारे फर्मों में, कई सारी कंपनियों में क्या होता है कि अगर कैश बुक मेंटेन हो रहा है तो उसके अवधि में कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती और वो प्रिपेयर नहीं करते। तो अब फिर आप तो वहां पे गड़बड़ी क्या आ जाती है, कई लोग को जो है नॉलेज नहीं होता है, तो कई अकाउंटेंट क्या करते हैं, कैश जब देखते हैं कि कैश का अकाउंट नहीं बना तो उसका बैलेंस नहीं उठाते, तो फिर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, ठीक है। तो वही चीज है, ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ किसका, ऑल लेजर अकाउंट का। और विदाउट ट्रायल बैलेंस बनाए आप ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट नहीं बना सकते। बना सकते हैं लेकिन आपको टिपिकल होगा, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा आपको, लेकिन वही अगर आप ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आसान हो जाएगा, पीएल अकाउंट बनाना आसान हो जाएगा, और साथ ही साथ बैलेंस शीट बनाना भी आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आगे हम लोग जो है भैया डेफिनेशन आपका ये सामने पड़ा हुआ है, और अगर जो लास्ट क्लास में जो मैंने डेफिनेशन लिखवाया था वो डेफिनेशन भी अगर आप याद करते हैं, दोनों में से कोई एग्जाम में आता है तो आप दोनों में से कोई भी एक लिख देंगे, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बुक से देख लेते हैं कि बुक में किस तरीके से दिया, किस लैंग्वेज में जान लेते हैं। बुक निकाल लीजिए बच्चों आप लोग, आइए पेज नंबर 14.2 पे, ठीक है, पेज नंबर 14.2 पे यहां पे देखिए फर्स्ट क्या है, इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस, इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट एंड द कैश बुक। देखिए क्या, देखिए मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फीचर्स की बात करें, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स जो डेफिनेशन होता है उसी के अंदर पूरा छुपा हुआ है, उसके एक एक वर्ड को उठा के अलग से अगर डिफाइन कर दिया जाए तो वो उससे क्या होते हैं, फीचर्स हो जाते
इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट एंड द कैश फ्लो। वही चीज इसके अंदर लिखा हुआ है डेफिनेशन में। देखिए लिस्ट उठा दिया, डेबिट एंड क्रेडिट उठा दिया, कैश फ्लो उठा दिया। ठीक है, तो पहला फीचर्स तो आपका ये हो गया। बच्चों क्वेश्चन जो है इसका आ जाता है कभी-कभी 1 नंबर 2 नंबर में आ जाता है, राइट टू फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, राइट टू इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो वहां पे 1-2 नंबर में क्वेश्चन अराइज हो सकता है, तो इसलिए आपको याद करना जरूरी है और समझ जाएंगे तो फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। शुरू से बोल रहा हूं जब ट्रायल बैलेंस मैंने स्टार्ट किया है कि ट्रायल बैलेंस आपका अकाउंट नहीं है, ये क्या है, जस्ट अ स्टेटमेंट है, एक वर्किंग नोट कह सकते हैं आपको, एक लिस्ट भी आप इसको कह सकते हैं। और ओवरऑल कहें तो ये एक तरह का समरी है सारे लेजर अकाउंट का। इट इज अ नाइदर, थर्ड पॉइंट देखिए, इट इज अ नाइदर अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम नॉर डस इट्स अपीयर इन द एक्चुअल बुक ऑफ अकाउंट, इट इज जस्ट अ वर्किंग पेपर। देखो थोड़े पहले बताया ना ये वर्किंग पेपर भी हो सकता है, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। जो सिस्टम आपने डबल एंट्री चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था आपने डबल एंट्री सिस्टम, ये उसका पार्ट नहीं है, ये कहीं बताता भी नहीं कि इसको बनाना नेसेसरी है, लेकिन हम वर्किंग नोट क्यों बना रहे हैं, ताकि हमको सॉल्यूशन करने में आसानी हो, आंसर जो निकाले वो सही निकले, इसलिए हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हम पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट जो बना रहे हैं तो वो हमारा सही हो। फाइनल अकाउंट कुल मिलाकर के लिए फाइनल अकाउंट, अभी ट्रेडिंग पीएल आप लोग के लिए नया लग रहा होगा, तो फाइनल अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं उसमें हमारे लिए ट्रायल बैलेंस बहुत हेल्प करता है। आगे देखिए, it can be prepared at any time during the accounting period, say at the end of every month, every quarter, every half year or every year. Usually it is prepared at the end of accounting year before preparing the final account. ठीक है, ये अगर ट्रायल बैलेंस की बात करें तो कभी भी बनाया जा सकता है, एट द मंथ के एंड में बनाया जा सकता है, क्वार्टरली बनाया जाता है, हाफ ईयरली या ईयरली। जनरली जो है इसको ईयरली बनाया जाता है और ये कब प्रिपेयर किया जाता है, जब सारे लेजर अकाउंट को क्लोज किया जाता है, क्योंकि जब तक क्लोज नहीं किया जाएगा तब तक आपको बैलेंस नहीं मिलेगा, बैलेंस सीडी, और जब तक बैलेंस सीडी नहीं मिलेगा ट्रायल बैलेंस आपका नहीं होगा। तो इसलिए हर साल प्रॉफिट तो निकाली नहीं जाती है, फाइनल अकाउंट एक ही बार बनता है जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, और क्लोज कब होता है, 31 मार्च को क्लोज होता है। तो उस दिन क्या होता है, सारे अकाउंट को क्लोज किया जाता है, क्लोज करने के बाद सबका बैलेंस दिया जाता है, बैलेंस बनाने के बाद हम उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ठीक है, तो जनरली जितने भी बिजनेसमैन कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, वो जो है ईयरली ही बनाती है, लेकिन आप चाहें तो मंथली और क्वार्टरली और हाफ ईयरली के बेस पे भी बना सकते हैं। पांचवा पॉइंट देखिए, इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन द पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ये हमेशा पर्टिकुलर डेट पे बनता है, ठीक है, ये पर्टिकुलर पीरियड पे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो बैलेंस निकालते हैं वो उसी दिन का बैलेंस होता है। अगर 31 मार्च को बना रहे हैं तो बैलेंस 31 मार्च का शो कर रहा है, 1 अप्रैल को क्या होगा, एक भी ट्रांजैक्शन हुआ तो बुक्स के बैलेंस क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, और जब बुक्स से बैलेंस चेंज होंगे तो फिर वो एक्यूरेट नहीं होंगे। इसलिए बोला गया है कि पर्टिकुलर पीरियड का नहीं बनाया जाता है, उस पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है, ठीक है, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इट इज प्रिपेयर्ड टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। ये क्या करता है, ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ही प्रिपेयर किया जाता है कि हमने जो टोटलिंग किया, कैलकुलेशन किया वो सही है कि नहीं, उसी चीज को चेक करने के लिए इसको प्रिपेयर किया जाता है। आगे, if the book are arithmetically accurate, the total of the all debit balance of trial balance will be equal to the total of credit balance। अगर आपने जो है आपका ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी और सब कुछ सही है, कैलकुलेशन सही है, तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में आपका जो टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस है वो हमेशा बराबर होगा टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस के, ठीक है। आठवां पॉइंट देखिए, अ टैली ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बुक ऑफ द अकाउंट, सेइंग सर्टेन टाइप ऑफ एरर रिमेन इवन व्हेन द ट्रायल बैलेंस टैली। देखिए, हम यहाँ शुरू से बोल रखा है ट्रायल बैलेंस जो प्रिपेयर किया जाता है वो सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए होता है, यानी जो कैलकुलेशन आपका उसको चेक करने के लिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपने जो ट्रायल बैलेंस टैली करेगा तो वो 100% एरर फ्री है, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है, ये कहना सही नहीं होगा कहना, क्योंकि बहुत सारे ऐसी गलतियां हैं जो होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस जो है टैली कर जाता है। देखिए, अगर हम देखें ओवरऑल दो तरह का जो है, मेनली जो दो तरह से जो है एरर को डिफाइन किया गया है। एक एरर जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है, तो वो एरर क्या होता है, बता देगा भैया गलती हुई है क्योंकि वो टैली नहीं होने
देखिए परचेज टू राम, आपने लिखा, आपने परचेज किया था 10,000 का, लेकिन बाय मिस्टेक अकाउंटेंट ने क्या किया, 10,000 को 1 लाख डेबिट पे भी 1 लाख चढ़ा दिया, क्रेडिट पे भी 1 लाख चढ़ा दिया। क्या ट्रायल बैलेंस को पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एरर है जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जिससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता है। इसलिए कहा गया कि टैली ट्रायल बैलेंस 100% प्रूफ नहीं होता है कि वो जो है एक्यूरेट है, सही है, उसमें कोई भी गलती नहीं है, सिर्फ वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाया जाता है। इस चीज को हमेशा आप लोग याद रखिएगा। फिर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, देखिए ऑब्जेक्टिव और नीड और फंक्शन ऑफ द प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। क्या ऑब्जेक्टिव है भाई? जाहिर सी बात है, हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे हमारा क्या होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव छुपे होते हैं, जैसे आप स्कूल आ रहे हो, स्कूल आने का उद्देश्य क्या है आपका? स्कूल आने का उद्देश्य है कि आप क्या कर सको, आप बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सको, ठीक है, अच्छे नंबर ले आ सको ताकि कल को आपको जॉब लेने में आसानी हो, ठीक है। तो वही चीजें हैं। तो ट्रायल बैलेंस अगर बना रहे हो तो उसके पीछे भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, वो ऑलरेडी आप लोग कुछ तो जान ही चुके हो, फिर भी एक बार बुकिश नॉलेज के रूप में बुक के तौर पे देख ले। पहला देखिए, टू एसरटेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। क्या हम अपने आप को संतुष्ट करने के लिए एक्यूरेसी चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं, उसलिए हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। दूसरा, टू हैव इन लोकेटिंग एरर। अगर एक्यूरेसी मतलब कि अगर हमारा अर्थमेटिकल कहीं प्रॉब्लम है तो उसको वो लोकेट करने में हेल्प करता है। टू ऑब्टेन समरी ऑफ द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट का अगर आपको समरी चाहिए तो उसलिए हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। मैंने आपको थोड़ा मतलब स्टार्टिंग बताया था ना कि ट्रायल बैलेंस बनाने का मेन उद्देश्य क्या है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना, और ये बहुत हद तक हेल्प करता है। इसके बिना हम बना तो सकते हैं फाइनल अकाउंट, लेकिन बहुत प्रॉब्लम भी होगी, ठीक है, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। अगर वही ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तो हमें मेहनत कम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट कि अगर आपके घर पे छत पे जाना है, तो अगर सीढ़ी घर वालों ने बना दिया है, आपके फादर ने या आपके बाबा ने जो घर सीढ़ी बनवा रखा है, तो बहुत इजीली आप छत पे चले जाते हैं। अगर सपोज दैट वो सीढ़ी नहीं होता तो भी तो जा सकते थे छत पे। तो सीढ़ी कोई एसेंशियल पार्ट नहीं है, लेकिन वो हेल्प है कि छत पे हम इजीली जा सके, इसलिए जो है सीढ़ी बनाया गया। आप बांस का सीढ़ी के थ्रू भी जा सकते थे या फिर ट्रेन लगा के जा सकते थे, मतलब बहुत तरीके हैं छत पे जाने के लिए, लेकिन सीढ़ी इसलिए बना ताकि हम आसानी से जा सके। उसी तरीके से ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट बनाने में हेल्प करता है, इसलिए ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है। तो ये 4 पार्ट थे, आप ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। अब प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था। आप क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो इलस्ट्रेशन दे रखा है, ये उसी क्वेश्चन के बेस पे है जो मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था। इसमें से सारे बैलेंस को इकट्ठा किया, कैश बुक का, कैपिटल का, परचेज, सैलरी, दिनेश, गोपाल, नितिन, फर्नीचर, रिटेल, रेंट, ड्राइंग, सैलरी, परचेज अकाउंट। और उसके बाद देखिए क्या किया है, कैश का डेबिट बैलेंस, बैंक का भी डेबिट बैलेंस, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। एग्जांपल में दिख रहा है आपको पेज नंबर 14.5 पे नीचे देखिए सॉल्यूशन दिख रहा है आपको। तो ये लाइन से लिखते चले जाएंगे, जिसका डेबिट बैलेंस है डेबिट, जिसका क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट। कहां से मिल जाएगा, लेजर से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने सीख ही चुके थे, तो बहुत ज्यादा इसको फोकस करने की जरूरत है नहीं। तो अब कभी-कभी तो आपको जैसे कि लेजर की बात में कभी-कभी क्वेश्चंस क्या आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है हाफ ईयरली में 5 नंबर में या 4 नंबर में आता है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि सारा आपको बैलेंस इधर-उधर करके दे देंगे, आपको पहचानना होगा कि कौन सा किधर जाएगा, ठीक है। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिए पेज नंबर 14.6 पे, द प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ श्री केशव चंद्र गोपाल एज एट 31 मार्च 2018, ठीक है। ये आपको बैलेंस दिया हुआ है। अब इस बैलेंस में आपको पहचानना है कौन किधर जाएगा। तो सबसे पहले कि ओपनिंग स्टॉक एसेट्स है आपका, एसेट्स हमेशा मैंने आपको बताया था डेबिट बैलेंस होता है। आप इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए एक चीज माइंड में हमेशा याद रखिएगा, जो मैं लास्ट क्लास में बताया था आपको कि डेबिट बैलेंस किसका होता है। डेबिट बैलेंस जितने भी एसेट्स हैं उसका और जितने भी एक्सपेंस हैं उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। ये चीज हमेशा माइंड में सेट रखिएगा। और क्रेडिट बैलेंस किसका होगा, जितनी लायबिलिटीज हैं आपकी और जितने आपके इनकम है, गेन है, प्रॉफिट है, इसके जो है सारे हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। आप अगर भूल भी जाते हो तो एंट्री याद रखिएगा। जैसे परचेज की बात करते हो, परचेज ऑलवेज डेबिट नहीं आता जब आप परचेज करते हो तो, ठीक है। किसी केस में आपका क्रेडिट, जैसे लॉस वेरीफायर के केस में आपका क्रेडिट होता है, तो वो वाला केस मत देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ उसी तरीके से देखिए ओपनिंग स्टॉक एसेट्स होता है, डेबिट बैलेंस
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका आउटपुट जीएसटी का बैलेंस बचा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो आपके लिए लायबिलिटी है क्योंकि आपको गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन इनपुट का अगर बैलेंस बचा हुआ है तो वो आपके लिए एसेट्स है क्योंकि आपको उसको अभी क्लेम करके वापस लेना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा इनपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी या आईजीएसटी इनपुट अगर लगा हुआ है तो वो एसेट मतलब कि उसका डेबिट बैलेंस होगा, और अगर आउटपुट वाला है तो वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि इनपुट वाला आपके लिए एसेट्स है और आउटपुट वाला आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। एक और तरीका बताते हैं, जब आप जीएसटी पढ़ रहे थे तो इनपुट सीजीएसटी कहां आता था, डेबिट में आता था, इसलिए वो कहां पे होगा, डेबिट पे होगा, और आउटपुट वाला कहां होता था, क्रेडिट में होता था, इसलिए वो कहां पे होगा, क्रेडिट पे होगा। क्लियर है? तो आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर आइए 14.31 पे, पेज नंबर 14.31, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिख रहा है आपको, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप खुद कर लेंगे, सबका बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम बता रहे हैं आपको, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ एमएस द्वारका प्रसाद एंड सन्स एज एट 31 March 2017 प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। आपको क्या करना है, इनका ट्रायल बैलेंस बनाना है बाकायदे फॉर्मेट के साथ। तो चलिए बनाते हैं हम लोग, इसको मिटा दूंगा। सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे आप लोग, फॉर्मेट आप लोग ट्रायल बैलेंस का पहले देख ही चुके थे। डेट क्या दिया हुआ है, 31 मार्च 2017। ये आपका पर्टिकुलर लेजर फोलियो और इन अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर लिखिए या नेम ऑफ द अकाउंट लिखिए, ज्यादा वही अच्छा रहेगा। नेम ऑफ द अकाउंट लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा, पर्टिकुलर को हटा दीजिए, दोनों लिख सकते हैं। नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड। तो चलिए कैश इन हैंड लिखते हैं, कैश इन हैंड। और कैश इन हैंड की बात करें तो कैश क्या हमारे लिए एसेट्स है, तो एसेट्स हमेशा क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा, तो इसको डेबिट में लिखिए 4500। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, अब देखिए बैंक बैलेंस जो है हमारा एसेट्स होता है,
फिर उसके बाद परचेज रिटर्न दिया हुआ है। परचेज रिटर्न की बात करें तो ये हमारा क्रेडिट परचेज अगर डेबिट में है तो परचेज रिटर्न कहां जाएगा, ऐसी बात है उसका अपोजिट है, उल्टा 2000 क्रेडिट में चला जाएगा। उसके बाद सेल्स कहां जाता है, क्रेडिट में जाता है, कितना है 1,30,000। फिर सेल्स रिटर्न उल्टा हो जाएगा, आएगा डेबिट में आएगा, कितना दिया हुआ है 5,000। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस देखिए एक्सपेंस है, मैंने बता रखा था आपको एक्सपेंस आपका डेबिट में आता है तो डेबिट में ही आएगा, कितना 1800। आप लोग को लगा सर कितना आसान है, खाली इसी को दे दीजिए बनाने के लिए, एग्जाम में इसी से पूछिएगा, हम लोग पूरा फॉर्मेशन खोल पाएंगे, क्यों आसान है, बस उठा के टक करना है। लेकिन ये सब बना रहा है, लेजर के बाद बनाना है बच्चों, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ ना हुई, अच्छी चीज है आपको आ रही है, लेकिन ये जो आएगा ये 5 नंबर आपका पूरा फुल सिक्योर होगा आपके लिए, ठीक है, तो अच्छे से इसको क्लियर कीजिएगा। तो अभी डिस्काउंट है ना, यहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव में। जब आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्काउंट अलाउ, तो जब आप डिस्काउंट दे रहे हैं यानी उतना पैसा आपको कम रिसीव होगा, तो वो क्या है आपके लिए घाटा है, ठीक है, और घाटा कहां आता है, एक्सपेंस कहां आता है, डेबिट में आता है। तो डिस्काउंट अलाउ डेबिट में और डिस्काउंट रिसीव जब आपको डिस्काउंट मिलता है तो ये आपके लिए फायदा हो जाता है और फायदा पेड में आता है। तो हमेशा याद रखिए बच्चों कि डिस्काउंट अगर अलाउ लिखा हुआ है वो उसका डेबिट बैलेंस होगा और डिस्काउंट रिसीव दिया है उसका हम क्रेडिट बैलेंस लेंगे। अगर भूल भी जाते हो तो एंट्री याद रखना, डिस्काउंट अलाउ कहां लिखे थे हम, डेबिट में लिखते थे, डेबिट में आएगा, डिस्काउंट रिसीव कहां लिखते थे, क्रेडिट में लिखते थे, इसलिए वो क्रेडिट में आएगा। कोई कंफ्यूजन, चलिए ठीक है, क्लियर हो जाएगा बस 600। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव कितना है 1500, ठीक। अब बाजू उसका मशीन भी दिया है, लैंड बिल्डिंग है, इसी के नीचे उसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूं नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर फिर, लेकिन आप इसी के नीचे कंटिन्यू रखिएगा। क्या दिया है मशीनरी, मशीनरी क्या होता है आपके लिए, एसेट्स होता है, तो एसेट्स कहां आएगा, डेबिट बैलेंस होगा 24,000। लैंड एंड बिल्डिंग ये भी एसेट्स होता है, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 50,000। फिर डेब्टर, डेब्टर्स कितना दिया हुआ 18,400, ये भी आपके लिए एसेट्स होता है। क्रेडिटर्स ये आपकी लायबिलिटी होती है, और क्रेडिटर्स लायबिलिटी तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा 8,500। उसके बाद है बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल कितना है 28, बिल रिसीव कर रहे हैं आप, ये आपके लिए एसेट और बिल पेबल आपके लिए लायबिलिटी होता है।
ड्राइंग हमेशा क्या आता है, डेबिट में आता है। और एक तरह से फॉर्म के लिए ऐसा रखिए कि जो भी ड्राइंग होगा फॉर्म को वापस किससे, पार्टनर से रिसीव करना होता है। तो ड्राइंग आपका डेबिट साइड आएगा 6000, रेंट आपका अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो एक्सपेंस, अगर ब्रैकेट में डीआर लिखा है तो एक्सपेंस ही होता है, सीआर लिखा है तो इसका मतलब रिसीव हुआ। तो रेंट रिसीव इनकम होता है तो क्रेडिट में चला जाएगा, लेकिन रेंट अगर सिर्फ रेंट लिखा है तो वो आपके लिए एक्सपेंस होगा। कितना है 3700 डेबिट साइड, ठीक है। इसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे, हम मिटा रहे हैं क्योंकि जगह कम है, आप इसी के नीचे ही लिखेंगे। रेंट के बाद सैलरी, सैलरी भी आपका एक्सपेंस है। सैलरी कितना दिया हुआ है 3600, 3600। फिर लोन लिख रखा है क्रेडिट, तो कुछ नहीं सोचता हूं, डाल क्रेडिट में डाल दो, वैसे भी लोन लायबिलिटी होती है आपके लिए 10000। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आपका एक्सपेंस होता है, इसलिए कहां आएगा, डेबिट साइड आएगा 1200। खत्म हो गया, और तो कुछ है नहीं। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे, ठीक है। इसे क्लोज कर देंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे आप, और दोनों साइड आपका आएगा 2,21,650। अगर ये टैली नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कोई बैलेंस आप इधर उधर किए, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th लगभग सब आपका हो जाएगा क्या तक, क्वेश्चन नंबर 9 तक, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप लोगों को भी आसान लग रहा होगा। तो इस तरीके से जो हमारा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है, अगर आपको लेजर बैलेंस मिल चुका है तो आप उसके बेस पे ये प्रिपेयर कर सकते हैं आराम से। बस आपको ध्यान क्या रखना है, डेबिट और क्रेडिट का। तो सिंपल सा फार्मूला आपको मैंने दे चुका है कि जितने भी आपके एसेट्स हैं और जितने भी आपके एक्सपेंसेस लॉसेस हैं वो हमेशा डेबिट में होंगे, और जितने भी आपके लायबिलिटीज हैं और जितने भी आपके जो है इनकम गेन प्रॉफिट है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होंगे, ठीक है। कर लेंगे आप लोग आगे क्वेश्चंस, चलिए ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग